चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को अपने यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल मुख्यतः गांव के युवाओं के लिए बनाया गया है। और दोस्तों, हम देखेंगे सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3, जिसमें दोस्तों इकोनॉमी और साइंस टेक आता है। इसमें दोस्तों 2013 से 2021 तक प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, दोस्तों ये सब्जेक्ट आते हैं। प्रौद्योगिकी, साइंस टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, इन सबको दोस्तों मुख्य परीक्षा पेपर 3 में आते हैं। इन्हीं का दोस्तों हम देखेंगे 2013 का आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। अब ये देख सकते हैं दोस्तों प्रश्नों का, एक मिनट दोस्तों, अभी सही हो जाएगा दोस्तों, जाइएगा मत, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2013 में प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न आए थे और 2021 में दोस्तों 3 प्रश्न, आर्थिक विकास से 12 प्रश्न आए थे, 2021 में 7, जैव विविधता से 2, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ रहे हैं, सुरक्षा से दोस्तों 4-5 का रेशियो है, आपदा प्रबंधन से 1-2 का रेशियो है। कुल दोस्तों 20 प्रश्न आएंगे। अब इस तरीके से आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, जैव विविधता, पर्यावरण, आर्थिक विकास से 9-10 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 10 तक मान लीजिए। प्रौद्योगिकी से दोस्तों 5। इस तरीके से दोस्तों हर साल ये पूछे गए क्रम। अब दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 2013 आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा दोस्तों। और हम जो है डेली दोस्तों एक साल का क्वेश्चन हम मेंस और राइटिंग में करेंगे। चलिए, समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी बिल 2013 ने सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनके उलझनों की भी चर्चा कीजिए। समावेशी विकास की रणनीति दोस्तों, समावेशी मतलब सब प्रकार से विकास किया जाए, सबका विकास रखते हुए एक कंपनी बिल 2013 ने सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व, मतलब दोस्तों कंपनी जो है कंपनी बिल लाया गया जिसमें सामूहिक समूह के रूप में समाज का उत्तरदायित्व निभाने की अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष दिखावे में नहीं दोस्तों, बिना दिखे हुए अनिवार्य कर्तव्य बना दिया गया। इसके गंभीरता से पालन कराने में, और इससे गंभीरता से पालन हो इसके लिए अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनकी उलझनों की भी चर्चा कीजिए। अन्य व्यवस्थाओं और उनके उलझनों की भी चर्चा करनी है। चलिए, जब किसी विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों जैसे कि गरीब, अमीर, सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हों, तो ऐसे विकास को क्या बोला जाता है दोस्तों? समावेशी विकास। सब लोग इसमें शामिल हो। वर्तमान में समावेशी विकास भारत के विकास संबंधी विमर्श का एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कंपनी अधिनियम 2013 को लागू किया है। और यह नया कंपनी के अधिनियम 1956 का स्थान लेगा। किसका? 1956 का स्थान लेगा। पुराने अधिनियम में कई कमियां थी जिसे नए कंपनी अधिनियम 2013 में दूर करने का प्रयास किया गया है। यशवंत सिन्हा समिति की सिफारिश पर आधारित इस विधेयक को कैबिनेट द्वारा अक्टूबर 2012 में तैयार किया गया था, यशवंत सिन्हा की कमेटी पर। नई कंपनी विधेयक सभी कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीति लागू करने के लिए दोस्तों, इसमें जो है कॉर्पोरेट पूंजीपति सामाजिक उत्तरदायित्व रणनीति को लागू करने के लिए उनके पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के उनके पहले के 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ, क्या औसत जो है 3 वर्ष पहले जो है 3 वर्षों में क्या क्या उन्हें शुद्ध लाभ हुआ का कम से कम 2% निर्धारित करना अनिवार्य बनाती है। 2% जो है दान करना पड़ेगा। शुद्ध 3 वर्षों में जो शुद्ध लाभ हुआ है उसका। यह विधेयक 500 करोड़ या उससे अधिक रुपए की निवल मूल्य, 1000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार, 1000 से अधिक जो कारोबार कर रहे हैं, और 500 करोड़ का अधिक रुपए की निवल मूल्य, और किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए या अधिक का शुद्ध लाभ, एक वर्ष में अगर 5 करोड़ या इससे शुद्ध लाभ होता है वाली कंपनियों पर ही लागू होगा।
प्रत्येक कंपनी के पास सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व बोर्ड होना चाहिए जिसमें 3 निदेशक हों और इसमें एक स्वतंत्र हो। 3 निदेशक हो, इसमें एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। नई कंपनी विधेयक 2013 के कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या है दोस्तों? ये दोस्तों 200 शब्दों में लिखना है। 10 संस्कार। जो कंपनियां पहले से ही सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च कर रही हैं उन्हें इसे बंद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि नए विधेयक के अनुसार सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व की परिभाषा में उनके कार्यों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब दोस्तों जो पहले से ही कंपनी जो दूसरी जगह पैसा दे रही थी अब उसे बंद करके सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व में देना पड़ेगा। इसके कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों को नहीं करने के लिए अधिनियम में दंड का उल्लेख नहीं है। अगर कंपनी नहीं भी दान कर रही है तो भी कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कॉरपोरेट्स भी राजनीतिक उगाही से डरते हैं। पूंजीपति भी राजनीतिक उगाही से, राजनीति वाले जो पैसा बनाते हैं उससे डरते हैं, क्योंकि राजनेता कंपनियों को अपने ट्रस्ट में योगदान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और इससे दोस्तों जो नेता हैं वो अपने ट्रस्ट में योगदान करने के लिए कंपनी को मजबूर कर सकते हैं। खर्च करने के माध्यम का निर्धारण नहीं करना भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस खर्च जो है कहाँ कैसे करना है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना कठिन कार्य होगा। मतलब दोस्तों कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो अधिनियम के तहत निर्धारित जो पैसा है उसका सही उपयोग जो है सुनिश्चित करना कठिन काम होगा कि जो ये जो है इसमें जाएगा वो सही से पैसा जो है सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। विदेशी निवेशकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो विदेशी निवेशक हैं उनके ऊपर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ सकता है। मतलब वो निवेश करने से यहाँ जो है डरेंगे या जो है सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व में धन खर्च करने का माध्यम एक चुनौती हो सकता है कि धन जो है कहाँ से खर्च किया जाए। अन्य प्रावधानों में कॉर्पोरेट सेक्टर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक महिला निदेशक सदस्य को नियुक्त करना अनिवार्य किया है। एक महिला निदेशक सदस्य भी होनी चाहिए। कंपनी में विलय तथा अधिग्रहण के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व सूचित करना अनिवार्य बना दिया गया है कि कंपनी किसी में विलय कर रही है तो उसे जो है आरबीआई को पहले ही सूचित करना पड़ेगा, अनिवार्य बना दिया गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के प्रारंभ करने के क्या कारण थे? उनके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। आलोचना करते चलिए दोस्तों देखते हैं। वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2000 में तत्काल वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया और वर्ष 2003 में इसे एक अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य था कि सरकार अपने राजकोषीय कार्यों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। सरकार अपने राजकोषीय जो कार्य हैं उसमें जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता लाए। इसके साथ ही राजकोषीय घाटे को कम करके, राजकोषीय जो घाटा है सरकार का उसे कम करके सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को बढ़ाया जाए। मतलब दोस्तों GDP बढ़ाया जाए। सरकार ने वर्ष 2008-9 तक राजस्व घाटा को शून्य पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया कि 2008-9 तक जो है जितना भी घाटा है राज्य का वो सब शून्य कर दिया जाएगा और राजकोषीय घाटा को 3% से नीचे लाना तय किया गया था कि 3% से नीचे लाएंगे राजकोषीय घाटा। तो इसके साथ ही सरकार प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को 0.5% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन अधिनियमों में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने से मना किया गया कि सरकार रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लेगी। और इसमें कहा गया कि सरकार आपदा की स्थितियों में भी भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं ले सकती है। हालांकि वर्ष 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि हुई। इसके कारण सब्सिडी में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस समय भारत का राजकोषीय घाटा 6.5% बढ़ गया है। दोस्तों ये 2013 के हिसाब से बताया जा रहा है।
वित्तीय दायित्व के बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की सफलता और असफलता दोनों ही प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें कोई विशेष उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश नहीं की। केंद्र व राज्य सरकारें लोक लुभावन योजनाएं चलाती हैं, जिससे इसे प्राप्त करना कठिन हो जाता है। वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र की समेकित ऋण आवश्यकता तक किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण है दोस्तों, इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था होना चाहिए कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से ऋण ले सके। हालांकि अगर सरकार वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सामाजिक योजनाओं पर खर्च कम करती है तो इसे समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मतलब दोस्तों पैसा जो है कम खर्च करेगी तो। अगला प्रश्न है तीसरा, कर खर्च का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित कर खर्च टैक्स जो है दोस्तों, वह खर्च जो है का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। सरकार अपने नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कर दर छूट, कटौती, रियायत, स्थगन इत्यादि जैसे उपायों के माध्यम से आमजन के लिए सरकार द्वारा छोड़ी गई राशि खर्च कहलाती है। सरकार अपने नीतिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष कर दर छूट, विशेष टैक्स पर छूट, कटौती और रियायत, स्थगन इत्यादि टैक्स पर रियायत देती है, स्थगन करती है। उपाय के माध्यम से आमजन के लिए, लोगों के लिए सरकार द्वारा छोड़ी गई राशि, सरकार जो है टैक्स में जो कमी करती है, कटौती करती है, उसे कर खर्च कहलाता है। यह एक प्रकार से करदाताओं को अप्रत्यक्ष सहायकी दिया जाता है। मतलब दोस्तों छूट देकर, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो है लाभ पहुंचाया जाता है। इसमें सरकार प्रत्यक्ष व्यय के बिना कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करती है। मतलब सरकार बिना खुद खर्च करके सामाजिक जो योजनाएं या सामाजिक लाभ पहुंचाना चाहिए लोगों को, उसमें ये इस छूट के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ पहुंचाती है। अगर ये छूट नहीं दी जाती है तो कटौती की गई राशि सरकार की होती है, और अगर ये छूट नहीं दी जाती तो ये जो कटौती कर रही है सरकार, वो सरकार को मिलता है। सरकार का कर व्यय, सरकार का कुल कर राजस्व, सरकार द्वारा कर में छूट, सरकार का जो कर व्यय, सरकार का कुल राजस्व, कुल कितना प्राप्त करती है सरकार द्वारा कर में छूट से। तो देखिए दोस्तों, सरकार की कर व्यय जो टैक्स में व्यय करती है, उसमें से अगर सरकार का कुल व्यय घटा दिया जाए और सरकार द्वारा कर में छूट, सरकार ने बस ये घटाने की बात नहीं है, सरकार का कर व्यय, सरकार का कुल राजस्व कितना है उसमें से कर में छूट घटा दिया जाए तो कर व्यय हो जाएगा। सरकार का कुल राजस्व कितना है उसमें से सरकार द्वारा कर में छूट जो दिया गया है वो, तो ये कर व्यय। सरकार ने वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट में आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र में इत्यादि में कर खर्च कर दिया था। गृह क्षेत्र में कर खर्च के कुछ उदाहरण, गृह किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस पूरी तरह से आयकर मुक्त होता है। गृह किराया भत्ता दोस्तों पूरी तरह से आयकर मुक्त होता है। आवास ऋण के लिए ब्याज भुगतान और मूल भुगतान के लिए कर छूट की अनुमति है। आवास ऋण के लिए, घर बनाने के लिए ब्याज भुगतान और मूल भुगतान के लिए कर छूट की अनुमति है। वर्ष 2013 के केंद्रीय बजट में 25 लाख के गृह ऋण पर 1 लाख के कर की अतिरिक्त छूट दी गई है। 25 लाख अगर घर बनाने के लिए तो 1 लाख छूट मिलेगा। यदि किसी नए घर में निवेश किया जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी जाती है। कर खर्च के कारण सरकार की बजट संबंधी नीतियां प्रभावित होती है। कर खर्च के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों घाटा बढ़ता है सरकार का और बढ़ जाता है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण लेती है, कर्ज लेती है। गृह क्षेत्र में कर छूट के कारण ऋण में वृद्धि होती है, और अगर ऋण की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंक का एनपीए बढ़ जाता है। गृह क्षेत्र में कर छूट के कारण दोस्तों टैक्स जब छूट मिलता है तो लोग अधिक ऋण लेते हैं, और बैंकों में जब जमा नहीं करते हैं अपना कर्ज तो एनपीए दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाता है। मतलब जो है पैसा डूबने की आशंका हो जाती है। इसके लिए सरकार बजट के माध्यम से बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देती है जब पैसा डूब जाता है।
कर छूट से कर राहत पाने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों छूट से कर जो टैक्स है उसके छूट से जो है बचने के लिए, मतलब जनता वैसे टैक्स, दोस्तों बहुत लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं। जैसे ही कर छूट मिलता है तो पूरा लाभ उठाते हैं, अपनी आय जो है कम दिखाने लगते हैं, तो दुरुपयोग करना आसान हो जाता है। इस प्रकार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत सी गतिविधियाँ करनी पड़ती है। कर खर्च में छूट देने के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की जाती है। मतलब दोस्तों टैक्स में छूट मिलने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। इस कारण सरकार अगले बजट में इसके दायरे को बढ़ा सकती है। एक पूरी सरकार मशीनरी को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समर्पित होना होगा यदि कर छूट के रूप में नहीं दिया गया है। हाल के वर्षों में आवास क्षेत्र में कर क्षेत्र के कारण गरीब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो गरीब लोग हैं। इसलिए सब्सिडी की तरह कर खर्च एक आवश्यक बुराई है। सब्सिडी की तरह जो कर खर्च है वो भी एक आवश्यक बुराई है। अगला है चौथा प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है कि खाद्य सुरक्षा बिल जो पास होगा इससे जो है भारत में भूख और कुपोषण खत्म होगा। इसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। आशंकाएं क्या है, साथ ही यह भी बताइए कि विश्व व्यापार संगठन WTO में इसके कौन से चिंताएं उत्पन्न कर रही हैं। WTO में क्या चिंताएं हैं उसको बताना है दोस्तों। जो खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में लाया गया उसके बारे में बात कर रहा है, जो फ्री में राशन या 1-2 रुपया किलो राशन मिलता है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थ की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन स्वास्थ्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। वर्ष 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जिसमें खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया। खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में सभी को उनकी पहुंच में अनाज उपलब्ध कराया जाता है। यह 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में खाद्यान्न की भौतिक पहुँच हो, मतलब दोस्तों खाद्यान्न सीधे आटा गेहूँ चावल सीधे पहुँचे, खाद्यान्न की आर्थिक पहुँच हो, पैसे रुपए भी पहुँचे, खाद्यान्न की सामाजिक पहुँच हो, हर सामाजिक स्तर पर भी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पेश किया है। किसानों को पारिश्रमिक मूल्य के माध्यम से सरकार भौतिक पहुँच सुनिश्चित करती है और उपभोक्ता को सस्ती कीमत के माध्यम से खाद्य की आर्थिक पहुँच सुनिश्चित करती है। सस्ती कीमत पर जो है अनाज मिलना चालू हो जाता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। इसके तहत 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलता है। 2/3 जो आबादी है दोस्तों, मतलब 3 भाग में से 2 भाग को सस्ता अनाज मिलता है। यह विधेयक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम चावल, गेहूँ, मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो के मूल्य से गारंटी करेगा दोस्तों, इतना सस्ता जो है सब मिलेगा। खाद्यान्न अनुपलब्धता की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको गेहूं, चावल, मोटा अनाज नहीं दिया गया तो आपको पैसा भेज दिया जाएगा। इससे देश की 75% ग्रामीण आबादी को 50% शहरी आबादी शामिल है। मतलब गाँव के 75% लोग और शहर के जो है 50% लोग शामिल होंगे। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ का भी हकदार होंगी, जो 6,000 रुपये से कम नहीं होगा। इसके क्रियान्वयन में निम्न चुनौतियाँ: गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करना राज्य की भी जिम्मेदारी है, और ऐसे में कुछ राज्य पुराने राशन कार्ड को ही नवीनीकृत कर इन्हें इसका लाभ दे देंगे। खाद्यान्न के भंडारण से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं की गई है। खाद्यान्न का वितरण पुरानी पद्धति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही हो रहा है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगला, खाद्य सुरक्षा विधेयक विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय की गई कृषि सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने की ओर ले जा सकता है। WTO जो कहता है कि इतना ही पैसा आप जो है किसानों को दे सकते हैं, उसको जो है उल्लंघन करने की ओर जा सकता है। कुछ वैश्विक नियमों में खाद्य सुरक्षा विधेयक के अनुसार संशोधन नहीं किया गया तो अत्यधिक आर्थिक दंड का भुगतान करना होगा। किसको? भारत को। हालांकि WTO ने भारत को खाद्य सुरक्षा करने के लिए नियमों में छूट प्रदान कर दी है। भारत जो है खाद्य सुरक्षा कर ले, छूट दे रहा है WTO।
अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता कौन कौन सी है। राष्ट्र के स्तर पर दोस्तों, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर किसानों को कौन कौन सी पैसा रुपये से सहायता दिया जा रहा है। कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उनके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में क्या नुकसान है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विकृतियाँ क्या हो रही हैं, समस्याएं। कृषि सब्सिडी विश्व की आधी से अधिक आबादी, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। कृषि सब्सिडी विश्व की आधा से अधिक आबादी को भारत जैसे विकासशील देश की आजीविका, जो जीवन जीने के लिए खाद्य सुरक्षा चाहिए, उसको प्रभावित करती है। सब्सिडी मतलब दोस्तों पैसा सरकार देती है, निःशुल्क कुछ पैसा। ये सब्सिडी दो बड़ी समस्याओं से निपटती है दोस्तों। खाद्य असुरक्षा, उच्च और अस्थिर खाद्य कीमतों के कारण दोस्तों जब सब्सिडी देती है सरकार तो महंगाई अनाज चावल गेहूँ खाने वाली वस्तुएं सस्ती रहती हैं। आजीविका, उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण आजीविका दोस्तों उत्पादन की जो लागत बढ़ती है उसको भी कम करने में सहायता होती है। जैसे दोस्तों यूरिया पर सब्सिडी मिल जाती है, तमाम चीज़ों पर। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि को निम्नलिखित प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर किसानों को निम्नलिखित प्रकार से सब्सिडी दी जाती है। आगत सब्सिडी, इसके तहत किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न आगतों पर सब्सिडी दी जाती है। आगत सब्सिडी में इसके तहत किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न आगतों पर सब्सिडी दी जाती है। उर्वरक सब्सिडी क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए यूरिया और अन्य पोषक तत्व रियायती कीमतों पर कम कीमत पर दिए जाता है। यूरिया सब्सिडी उच्चतम सब्सिडी IPA रिटेंशन प्राइस सिस्टम के माध्यम से दी जाती है। कुछ अन्य पोषक तत्व NBS न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के माध्यम से दिया। यूरिया दोस्तों बहुत महंगा मिलता है, 3000 का मिलता है, लेकिन सरकार इस पर सब्सिडी देती है कंपनियों को जो यूरिया बनाती हैं, इसलिए आपको 350 में मिल जाता है 50 किलो 45 किलो। बिजली सब्सिडी क्या है, सरकार के कई राज्यों में सिंचाई की सुविधा देने के लिए किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती है। बिजली बिल में बीज सब्सिडी, कम कीमत पर किसानों को सरकार द्वारा उच्च उपज वाले बीज प्रदान किए जाते हैं कम पैसे में। ऋण सब्सिडी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, कर्ज दिया जाता है। मूल्य सब्सिडी, भारत सरकार विभिन्न कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है कि इतना मूल्य पर भी सामान खरीदा जाएगा किसानों का, ताकि बाजार मूल्य में कमी आने पर भी बाजार में किसानों का जो अनाज है वो सस्ता हो जाए। उसके बावजूद भी किसानों की आजीविका सुनिश्चित रहे, एक निश्चित मात्रा में वो अपना अनाज बेच पाएँ। निर्यात सब्सिडी, कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे देशों में बेचने के लिए सब्सिडी दी जाती है। और हाल ही में खाद्य सुरक्षा बिल ने विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी के विषय पर चर्चा तेज कर दी है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा बिल ने विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी के विषय पर चर्चा तेज कर दी है। अगला, कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था ने एक ओर जहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग किया है, कृषि में जो भी सहायता सहयोग किसानों को सरकार देती है, उससे एक तरफ किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग किया है कि अनाज होता रहे, तो दूसरी ओर इसके कारण कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, तो कुछ दोस्तों परेशानी भी पैदा हुई है। ये कौन सी चुनौतियां हैं? कुछ क्षेत्रों में कृषि सब्सिडी ने फसल पद्धति को बिगाड़ दिया है, इससे अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म दिया है। मतलब दोस्तों कुछ सब्सिडी कुछ फसलों पर भी दी जाती है, इससे लोग उसी को सब्सिडी पाने के लिए उसी फसल को बोना चालू कर देते हैं, तो अन्य फसलें दोस्तों नहीं बोई जाती हैं, उसका नुकसान है। विभिन्न क्षेत्रों में भूजल की समस्या उत्पन्न हो गई है दोस्तों। लोग धान और गेहूं पर सब्सिडी मिलती है तो धान और गेहूं बोते हैं दोस्तों, भूमि के अंदर से पानी ज़्यादा निकालते हैं तो भूजल समस्या हो जाए। कृषि सब्सिडी से छोटे व सीमांत किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है दोस्तों। जो कृषि सब्सिडी दिया जाता है, छोटे किसान दोस्तों अपना अनाज तो खाने भर ही उगाते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा लाभ इसका हो नहीं पाता है। भारत में उच्च राजकोषीय घाटे का एक मुख्य कारण कृषि सब्सिडी बना। भारत में उच्च राजकोषीय घाटा दोस्तों, जो उच्च मतलब घाटा हुआ है, सरकार कर्ज में
उसका कारण जो है कृषि सब्सिडी है। अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति क्षीण हो जाती है। दोस्तों जब यूरिया डाई सस्ता मिलता है तो लोग जाके अंधाधुंध जो है मिट्टी में डाल देते हैं खेतों में, और इससे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अत्यधिक सब्सिडी और गैर जरूरतमंदों को, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको भी दी जाने वाली सब्सिडी ने राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल मतलब दोस्तों नुकसान डाला है। इसके पर्यावरण और पारिस्थितिक गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण पर भी इससे नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में बेहतर पोषण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। भारत में बेहतर पोषण मतलब भोजन और स्वास्थ्य मतलब दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए खाद्य उद्योग में दोस्तों जो खाद्य उद्योग है उसमें गुलाबी क्रांति को लाना जरूरी है, सुदृढ़ करना। इस कथन पर आलोचना करते हुए टिप्पणी करना। भारत वर्षों से कुपोषण जैसी समस्या से जूझ रहा है और बढ़ती जनसंख्या के साथ यह समस्या और बढ़ रही है कुपोषण की। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने गुलाबी क्रांति को प्रोत्साहन दिया है। गुलाबी क्रांति का संबंध मांस प्रसंस्करण तथा पोल्ट्री उद्योग से। किससे? मांस बनाते। भारत में इससे पहले हरित क्रांति और श्वेत क्रांति सफल हो चुकी है। गुलाबी क्रांति खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुपोषण को कम करने के साथ साथ व्यक्तियों में स्वास्थ्य और पोषण स्तर को भी सुनिश्चित करेगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने भारत में मांस प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण को मान्यता देते हुए इसे गुलाबी क्रांति की संज्ञा दी है। मांस प्रोटीन आयरन का एक अच्छा स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मांस विटामिन B12 भी प्रदान करता है जो शाकाहारी भोजन में अनुपस्थित होता है। बहुत से भारतीय विटामिन B12 की कमी से पीड़ित हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को गुलाबी क्रांति की प्रोन्नति हेतु कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में मांस उत्पादन करने वाले जानवरों के नस्ल सुधार का मतलब जो जिनसे मांस हम निकालते हैं उनकी नस्ल सुधार करने के लिए बात की गई है। सरकार कई कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश को अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार ने गुलाबी क्रांति को सही दिशा प्रदान करने के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 पारित किया और हैदराबाद में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट की स्थापना की है। वर्ष 2012 में भारत भैंस के मांस का निर्यात करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। भैंस का मांस बेचने में भारत जो है विश्व का प्रथम देश बन गया है। हालांकि गुलाबी क्रांति की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। प्रति किलोग्राम मांस उत्पादन में प्रति किलोग्राम अनाज की उत्पादन तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग होता है। 1 किलो मांस उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक जल मिट्टी जल का और जो है सब चीज़ें ज़्यादा लगता है दोस्तों 1 किलो अनाज उगाने की अपेक्षा। पशुओं और पक्षियों के माध्यम से मानव में होने वाला रोग एक बहुत बड़ा चुनौती है जो मानव में रोग हो जाता है पशु पक्षी खाने पर। भारत के बहुत से क्षेत्र जल की कमी से जूझ रहे हैं। पानी के और इन इलाकों में पशुपालन एक चुनौती बनता जा रहा है। मांस के लिए दोस्तों पशु पालना ही पड़ेगा। भारत में गुलाबी क्रांति अर्थव्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, पर इसका क्रियान्वयन एक संतुलित व्यवस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए। 7वां प्रश्न है, भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। जो भारत सरकार की जो कंपनी है तो उदारीकरण होने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी और जो विदेश से कंपनियां आके बैठेंगी क्या उनसे प्रतिस्पर्धा मतलब जो जितना वो कमाएंगी उतना ये कमा पाएंगी, उनसे ज़्यादा सामान बेच पाएंगी, विवेचना करना है। 1990 के दशक में उत्पन्न हुए भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आयकर उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। मतलब दोस्तों पैसा ही नहीं था देश के पास, मात्र 1 हफ्ते का पैसा बचा था देश को वस्तुएं खरीदने के लिए। तो इसलिए जो है हमने जो है अपना जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों बंद मतलब एक तरह से जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, इसमें उदारीकरण नहीं था। तो हमने उदारीकरण किया दोस्तों, निजीकरण को और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपना लिया कि दूसरे देश के लोग भी हमारे भारत में कंपनी बनाए कुछ भी करें तो सामान बेचें। भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार किए और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया दौर शुरू हुआ। उदारीकरण के कारण भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ और भारत की भी जो कंपनियां थी दोस्तों वो अभी दुनिया में जाके अपना सामान बेच पाई।
ठीक है, यह अवसर सिर्फ संभावनाओं से परिपूर्ण न होकर चुनौतियों से भी भरे हुए थे। इस दौरान भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों ने अवसंरचनात्मक तथा अवधारणात्मक विकास के माध्यम से अपना विस्तार किया तथा बाजार के प्रतिस्पर्धा के प्रभावी रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखा। बहुत सी कंपनियों ने इसके लाभ उठाया और अपना विश्व के विभिन्न देशों में किया, लेकिन इस क्रम में कुछ कंपनियों ने अपना अस्तित्व ही खो दिया, खत्म हो गई। विदेशी कंपनियों ने भारत में प्रवेश भारतीय कंपनियों के माध्यम से किया, मतलब भारत की कंपनियों में ही पैसा लगा के किया, क्योंकि वह बहुत कम क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी। बहुत कम क्षेत्रों में जो है पूरा वो कंपनी जो है लाकर जो है विदेशी बना सकते थे, इसलिए भारतीय कंपनियों का ये हिस्सा सुविधा निवेश की अनुमति थी। विदेशों से आई कंपनियों ने पूंजी के साथ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी लेकर आई, जिससे भारतीय कंपनियों को फायदा हुआ, भारत की कंपनियों को लाभ मिला। भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर अपनी गुणवत्ता को सुधारने का मौका मिला, विश्व स्तर पर कि वो भी जो अपनी गुणवत्ता सुधार पाएँ। वे कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जिनका कारोबार अपने मातृ देश के अलावा विश्व के दूसरे देशों में भी होता है। दोस्तों, उनको जो है हमारे देश में न होकर मातृ देश के अलावा हमारे देश में के अलावा और भी देशों में होता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। वर्ष 1991 में भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास नवीन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी मतलब नया जो है टेक्नोलॉजी के साथ पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी पैसा भी होता था। इनमें कामगार और कौशल क्षमता भी काफ़ी उच्च होती थी जो काम करते थे। भारत में कुछ कंपनियों ने उदारीकरण का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विस्तार करने में सक्षम रहा। टाटा समूह, रिलायंस इत्यादि जैसी कंपनियों ने अपना विस्तार किया। भारतीय सेवा क्षेत्र का विस्तार विश्व स्तर पर हुआ। भारतीय सेवा क्षेत्र का विस्तार पूरा दुनिया में हुआ तथा भारत एक सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा केंद्र बनने में कामयाब हुआ। भारत सरकार ने भी भारतीय कंपनियों के पक्ष में कई नीतियां बनाई, मतलब कानून बनाए कि भारत की कंपनियों को लाभ हो। अगला 8वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारत की उसमें सुधार जो है कृषि में उत्पादन करके और गरीबी को खत्म करके ही कृषि उत्पादन और गरीबी खत्म करने में के बीच संबंध स्थापित करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार जो है कृषि उत्पादन और गरीबी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूलन भूमि सुधारों के रूपांकन, कृषि अनुकूल भूमि जो खेती के योग्य भूमि है उसमें सुधार करके रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। सुधार करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं वो विवेचना करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। भारत में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच गहरे संबंध हैं। भारत में भूमि सुधार, दोस्तों भूमि का सुधार हुआ, कृषि उत्पादकता, कृषि में उत्पादन और गरीबी उन्मूलन के बीच गहरे संबंध है। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि व इससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। आधा से अधिक आबादी खेती करती है। भूमि सुधार के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और जो भूमि सुधार हुआ इससे कृषि उत्पादकता बढ़ी और एक बहुसंख्यक संख्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में भूमि सुधार पर ध्यान दिया जाने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भूमि के सुधार पर ध्यान दिया जाने लगा है। भारत में भूमि सुधार का अध्ययन 2 शीर्षकों के तहत किया जा रहा है। पारंपरिक सुधार 1991 से पहले का, आधुनिक सुधार 1991 के बाद का। पारंपरिक भूमि सुधार में बिचौलिए जैसे जमींदार, काश्तकार इत्यादि को समाप्त करने की कोशिश की गई। पारंपरिक सुधार में परंपरा 1991 से पहले भूमि जोतों का सीमांकन, अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, पुनः बांटा गया अधिक भूमि को, और इसके साथ ही सहकारी खेती का विकास करने की कोशिश की गई। सब लोग मिलजुल के खेती करें। भूमि सुधार के कारण इस क्षेत्र में किसानों के पलायन की समस्या का कुछ सीमा तक हल निकला। जो किसान छोड़ के अपना घर जा रहे थे वो रुक गए। इससे हरित क्रांति को फायदा हुआ। सहकारी सुधार के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, किसानों की उपज बढ़ी। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण गरीबी उन्मूलन में सहायता मिली है। जब उत्पादन बढ़ा तब गरीबी खत्म हुई थी, जिसे भारतीय आधुनिक भूमि सुधार कृषि उत्पादकता में वृद्धि में
बाजार उन्मुख हैं। जो भूमि सुधार हुआ उससे जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बाजार के उन्मुख है, बाजार के अंतर्गत है। यह महसूस किया गया कि बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। बाजारी ढांचे, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक उद्योग धंधों के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। भूमि सुधार के कारण किसानों ने अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में रुचि ली। किसान भी अपनी जो है खेती के उत्पादन बढ़ाने के लिए रुचि ली। उच्च कृषि उत्पादकता ने ज़्यादा कृषि उत्पादन ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, मतलब दोस्तों कि सभी को भोजन मिल सके और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और गरीबी का स्तर कम हुआ। हाल ही में भारत ने औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पेश किया। औद्योगिक और अवसंरचना विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पेश किया। इसमें कुछ परिस्थितियों में कृषि अनुकूलन नहीं होने की चिंता जताई है। कृषि अनुकूलन भूमि सुधार को विकसित करते समय कृषि के अनुकूल जो भूमि है उसको सुधार के विकसित करते समय चिंताएं की गई है। इनमें कुछ प्रमुख हैं। एक बहुत बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है। खेती में बहुत बड़ी आबादी एक लगी हुई है और इनकी आजीविका सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती का पूर्ण कार्य है। और दोस्तों इसे जो है भोजन, राशन, पानी, शिक्षा देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कृषि के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कृषि भूमि का उपयोग कर लेने के बाद यह अपनी उर्वरकता खो देती है। कृषि के अलावा दोस्तों किसी अन्य क्षेत्र में अगर भूमि का आप उपयोग करेंगे तो जो उत्पादन क्षमता है वो खत्म हो जाता है। भूमि अधिग्रहण के कारण इस क्षेत्र में किसानों का पलायन एक चिंता का विषय है। दोस्तों जब भूमि जो है सरकार खरीदती है तो किसान जो है अपना खेत घर छोड़कर चले जाते हैं। ये एक समस्या के रूप में उभरी है। अगला प्रश्न है 9वां, अर्थव्यवस्था के माल व्यापार में बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था के माल व्यापार में बहुत से लोग व्यापार करने लगे और खुदरा क्षेत्र में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दोस्तों जो विदेश के लोग पैसा लगाते हैं कि प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव की विवेचना करना है। 100 शब्दों में 5 अंक। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा विकास की गति देने के लिए बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी कि 51% तक जो है विदेश के लोग निवेश कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश से कई व्यवहारिक बदलाव आए। निवेश के कारण आधारभूत संरचना का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विक्रेता के द्वारा स्थापित कोल्ड स्टोरेज के कारण फलों और सब्जियों की बर्बादी कम हुई। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। मतलब दोस्तों कोल्ड स्टोरेज ले आके विदेश के लोग लगाए तो जो है हमारा देश का जो फल सड़ गल जाता था वो जो है बचना चालू हुआ, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधार रही है। रोजगार के नए अवसर सृजित हुए, काम धंधे बने। उपयोगिता की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं के साथ बेहतर सुविधा प्राप्त हुई। भारत में लगभग प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता है। इस कारण उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है खरीदने के लिए सामान जो है। अंतर्राष्ट्रीय रिटेल आउटलेट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक उन्नत वितरण प्रणाली व बेहतर आपूर्ति श्रृंखला में विकास से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा होगा। बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेशक आकर्षित होंगे और इस तरह जो निजी निवेशक होंगे वो आकर्षित भी होंगे। इसी का दोस्तों बी है, यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को स्वीकृति दे दी थी। इस निवेश में 1 वर्ष पश्चात भी कोई उन्नति नहीं हुए, कारण की विवेचना कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनियों द्वारा कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया है। इसके निम्नलिखित कारण है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी अनुमति अनुसार निर्णय लेने में छूट दे दी है। केंद्र सरकार जो है राज्यों को अपने अनुसार जो है निर्णय लेने में छूट देगी। कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 50% निवेश पुराना पड़ी अवसंरचना
बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा। ई वाणिज्य में मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। ई ब्रांड वाणिज्य में मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। न्यूनतम निवेश 100 मिलियन डॉलर का करना होगा। कंपनियों को अपनी न्यूनतम 100 अरब डॉलर मिलियन डॉलर का निवेश करना होगा, लगाना होगा। कंपनियों को अपनी 30% की खरीदारी हेतु खरीद लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों से ही करनी होगी जो कंपनी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केवल 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में ही दी गई है। बेहतर कानून का अभाव, जो बेहतर कानून है उसका अभाव। 10वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में माल व सेवा कर जीएसटी प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। 2013 में जीएसटी लाया गया था दोस्तों, लेकिन मोदी जी भी विरोध कर रहे थे, बाद में दोस्तों उन्होंने ही लागू कर दिया। चलिए दोस्तों, वर्ष 2004 में वित्त मंत्रालय में तत्कालीन सलाहकार विजय केलकर ने वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। 2004 में वित्त मंत्रालय के विजय केलकर ने सिफारिश की थी। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष कर सुधार योजना में माल व सेवा कर शामिल है। इस कर का उद्देश्य केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को कम करना है। जो बाधा वित्तीय बन रही हैं उनको कम करना है। वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के कारण केंद्र व राज्यों को आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कर व्यवस्था है, जैसे आबकारी कर, चुंगी कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर इत्यादि। माल एवं जीएसटी कर से इन सभी करों को समाहित कर दिया गया है। इस कर व्यवस्था को लागू करने से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, मतलब पारदर्शी तरीके से लोग टैक्स देंगे। विश्व स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को आसान हो जाएगी। इसके कारण केंद्र व राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों के बोझ को कम कर दिया जाएगा हो सकेगा। मुद्रास्फीति, महंगाई और वस्तु की दर में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग और खपत में वृद्धि होगी। लागत में कमी से घरेलू उत्पादन का बढ़ावा मिलेगा। लागत कम होने के कारण भारत एक सामान्य बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के बाकी हिस्सों के साथ एकीकृत होगी, क्योंकि 160 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है। हालांकि जीएसटी का औचित्य तो काफ़ी आशाजनक और क्रांतिकारी है। कई राज्य इसे लागू करने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने राजस्व के नुकसान के बारे में चिंता है। संसद द्वारा केंद्रीय जीएसटी एकीकृत जीएसटी कानून को पारित करना तथा सभी राज्यों के द्वारा राज्य जीएसटी कानून को पारित करना आसान नहीं है। कुछ राज्य जीएसटी टास्क फोर्स की तैयारी की कमी का हवाला देते हैं, तो कुछ इसके कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग करते हैं। राज्य तंबाकू और अल्कोहल को इसके दायरे में बाहर रखना चाहते हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और मौजूदा ढांचे का विकास भी इसके कार्यान्वयन में चुनौती है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जिसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर का, परंपरागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की हरित ऊर्जा पट्टी पर एक लेख लिखिए। परंपरागत ऊर्जा दोस्तों पेट्रोल से जो है, डीजल से जो अब जो है काम करते थे, उसको परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। तो उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की हरित क्रांति पट्टी पर एक लेख लिखिए। ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह औद्योगिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करती है और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में अहम रोल निभाती है। कौन? ऊर्जा। भारत में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को कम होती मात्रा ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प के रूप में जन्म दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं और अन्य संबंधित सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने की परिकल्पना की है। इसी क्रम में 34,000 करोड़ रुपए की हरित क्रांति ऊर्जा पट्टी जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जन्म दिया है। इस परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ नवीकरणीय स्रोत से उत्पादित ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि को भी जोड़ना है। इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विकसित एवं विकासशील देशों के साथ सहयोग पर बल दिया है।
हरित ऊर्जा पट्टी के विकास के लिए भारत ने जर्मनी की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्राप्त की है। भारत के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित होने के कारण वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा से वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस उत्पादित ऊर्जा को ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से पूरे देश में वितरित किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के कारण भारत अपने ईंधन आयात को कम करने में सक्षम होगा। हरित ऊर्जा पट्टी परियोजना से राष्ट्रीय ग्रिड से नवीकरणीय ऊर्जा को समाहित करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके पवन और सौर परियोजनाओं से मिलने वाली ऊर्जा से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय राज्य के भीतर चलने वाली दोनों तरह की योजनाएं शामिल हैं। अगला है 12वां, देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर सरकारी भागीदारी योजना PPP, मतलब दोस्तों सरकार भी प्राइवेट भी सब मिलकर काम करें, मॉडल का अंगीकरण आलोचनात्मक मुक्त नहीं है। मतलब आलोचना हो रहा है इसका PPP मॉडल का। इस मॉडल के पक्ष और विपक्ष में आलोचनात्मक विवरण देना है। आधारभूत संरचना उस संरचना को कहते हैं जो किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बुनियादी घटक हैं। आधारभूत संरचना विभिन्न क्षेत्रों की सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इन सेवाओं में परिवहन तथा विभिन्न माध्यम से ऊर्जा की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि को शामिल किया जाता है। आधारभूत जो है संरचना में दोस्तों नीचे की बहुत मूलभूत आवश्यकताओं, आधारभूत संरचना के विकास में काफ़ी धन और तकनीकी की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देश में दोनों की कमी है, न धन है न तकनीकी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार और गैर सरकारी भागीदारी मॉडल को अपनाती है। मतलब PPP मॉडल सरकार अपनाती है। प्राइवेट सेक्टर और जो है अपना मिलजुल के काम करेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। देश में आधारभूत संरचना के विकास में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस क्षेत्र की गुणवत्ता भी बढ़ी है। गैर सरकारी भागीदारी योजना मॉडल का अंगीकार आलोचनात्मक मुक्त नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए लोक कल्याणकारी प्रक्रिया को अधिक महत्व नहीं देती है जहां लोगों का कल्याण हो। गैर सरकारी भागीदारी मॉडल सरकारी और निजी इकाइयों के बीच एक अनुबंधन होता है जिसमें कुछ सार्वजनिक लाभ प्रदान करने का लक्ष्य होता है। गैर भागीदारी मॉडल के लाभ क्या हैं दोस्तों? निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने से नवीन गुणवत्तापूर्ण पद्धति का समावेश होगा। गुणवत्तापूर्ण चीज़ें आएंगी। परियोजनाओं में कम से कम समय में तैयार किया जाएगा परियोजना को। इसके बाद एक जवाबदेही तय होगी जिस कारण परियोजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के कारण निर्माण लागत में कमी आती है। दोस्तों निर्माण जो लागत होती है वो जो है कम पैसे में हो जाती है। अगला, सरकार की निवेश दक्षता बढ़ती है। मतलब सरकार जो है पैसा बचेगा तो हर जगह निवेश करेगी। इससे सरकार को सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। गैर भागीदारी मॉडल योजना से हानि दोस्तों, इसमें भागीदार नहीं बनाए जाते। निजी कंपनियां अपने लाभ को ज़्यादा महत्व देती हैं तथा लोक कल्याणकारी प्रक्रिया से दूर रहने का प्रयास करती हैं। गैर भागीदारी मॉडल में इसके अंतर्गत नियमित कुछ परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नागरिकों से लंबे समय तक शुल्क वसूला जाता है जो निर्धारित लाभ से कई गुना अधिक होता है और भूमि अधिग्रहण में मनमानी की जाती है। निजी कंपनियां वहीं निवेश करना चाहती हैं जहां उन्हें ज़्यादा लाभ होने की संभावना होती है। योजनाओं को संचालित करने के प्रयास में पर्यावरणीय और स्वास्थ्य मानकों का भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है जब निजी कंपनी कोई लगाता है तब। 13वां प्रश्न है, भारतीय एकस्व अधिकार नियम 1970 की धारा 3D में वर्ष 2005 में बलात् संशोधन कराने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए वह विवेचना कीजिए कि इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने नार्कोटिक्स की ग्लाइवेक के एकस्व अधिकार आवेदन को किस प्रकार स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौता मोरक्को के माराकेश शहर में 1995 में हुआ था दोस्तों। बौद्धिक संपदा अधिकार विश्व व्यापार संगठन संबंधी हुआ था। विश्व व्यापार संगठन के देशों जिसमें भारत भी शामिल है था ने 1 जनवरी 2005 में दवा उत्पादों पर 20 साल का पेटेंट देने की राजी हुआ कि कोई दवा उत्पादन कंपनी होगी तो अगर कोई बनाएगी तो हम उसे 20 साल तक जो है
अपना जितना वो पैसा चाहे उतना उसको बेच सकती है महंगी। और नई दवाओं के जेनेरिक उत्पादन को गैर कानूनी घोषित किया। और जो नई दवाएं हैं उनको जेनेरिक उत्पादन को, जेनेरिक मतलब उसको नई दवाओं में जेनेरिक उत्पादन वो नहीं कर पाएंगी। विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के अनुपालन और उत्पाद पेटेंट को अनुमति देने के लिए भारत ने वर्ष 2005 में पेटेंट कानून में संशोधन किया। लेकिन भारतीय एकस्व अधिकार नियम 1970 की धारा 3D में कहा गया है कि पहले से ज्ञात किसी वस्तु का निर्माण आविष्कार की श्रेणी में नहीं आता है। पहले से अगर कोई वस्तु हमें ज्ञात है तो दोस्तों उसका कोई जो है अगर निर्माण करेगा तो हम पेटेंट उसका नहीं देंगे। मतलब दोस्तों वो जितना चाहे मनमानी उसको नहीं बेच सकती है, अपने रेट पर नहीं समझा जा सकता है। इसी आलोक में 1 अप्रैल 2013 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को अस्वीकार किया जिसमें स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने अपने एक ब्रांड ग्लाइवेक के संबंध में दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के उस निर्णय को स्वीकृति दी जिसमें ग्लाइवेक पर नोवार्टिस के पेटेंट अधिकार को अमान्य किया गया था। न्यायालय ने कहा कि पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 कहता है कि एक ज्ञात पदार्थ के एक नए रूप में खोज मात्र जो कि पदार्थ के ज्ञात प्रभाविता की वृद्धि में परिणाम नहीं होता है, पेटेंट के प्रयोजन के लिए एक आविष्कार नहीं है। तो पहले से ज्ञात है उसको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि पेटेंट नए खोजों के लिए दिया जाता है। भारत भी ग्लाइवेक की जेनेरिक उत्पत्ति इमाटिविन के रूप में पहले से ही उपलब्ध है। 14वां प्रश्न, निश्चित मात्रा औषध संयोगी से आप क्या समझते हैं, उनके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। निश्चित मात्रा में औषधि संयोग, जब 2 या 2 से अधिक सक्रिय दवाइयों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर संयुक्त रूप से एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है तब इसे निश्चित मात्रा औषध संयोग कहते हैं दोस्तों। मतलब इसी को जो है 2 दवाइयों को मिला के जो बनाया जाता है निश्चित मात्रा में, इसी को निश्चित मात्रा औषधि संयोग कहते हैं। ऐसी दवाओं की स्वीकृति उसके सुरक्षा मानकों पर उतरने तथा अनुप्रयोग पर किसी अन्य प्रभाव के नहीं होने की शर्त पर दी जाती है कि ये जो है अनुप्रयोग में अच्छा निकले और प्रभाव गलत न डाले। इन दवाओं के अपने गुण और दोष होते हैं। गुण क्या है दोस्तों? गोलियों की संख्या को कम करके गोली के बोझ को कम कर दिया जाता है। दवाओं में अन्य दवाओं का संयोजन मिलकर विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है जिसके कारण किसी प्रकार की असुरक्षा का खतरा नहीं होता। यह विनिर्माण और रसद लागत को कम करता है। मतलब दोस्तों जो लागत लगनी चाहिए उसको भी। वे गुणकारी चिकित्सीय दक्षता के संदर्भ में लाभ प्रदान करते हैं। दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव की घटनाएं कम हो सकती हैं। वितरण के लिए पैकेजिंग की लागत कम होने के कारण वे पैक करने में कम जो है प्लास्टिक और चीज़ें लगती है, उसके कम होने के कारण व्यक्तिगत दवाओं की तुलना में सस्ता होती है। वे दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव को घटाने का काम करती हैं। दोष क्या है दोस्तों? दोष के लिए असुरक्षित हो सकता है क्योंकि इसके साथ संभावित स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकता है। इसकी कम विनिर्माण लागत और उच्च मांग के कारण यह प्रसिद्ध है, न कि चिकित्सीय प्रभाव के कारण। मतलब कम पैसा लगने के कारण और जो है इसलिए प्रसिद्ध है। चिकित्सीय प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जब इसका साइड इफेक्ट होता है तब यह पहचानना मुश्किल होता है कि यह किस घटक के कारण हुआ है। रिएक्शन करते दोस्तों तो पहचान ही नहीं होता है। दवाओं के संयोजन मिलाने से रासायनिक रूप से दवा को प्रभावित करते हैं जिससे दवा की प्रभावी समय सीमा कम होती है। तो दोस्तों इससे दवा की जो समय सीमा हो जाती है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। अगला 15वां प्रश्न, क्रिकेट में खेल पंच निर्णय पुनरीक्षण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, उसके विविध अवयवों की विवेचना कीजिए। सिलिकॉन टेप में बल्ले का कितना किनारा किस प्रकार भ्रम पैदा कर सकता है, समझाइए। क्रिकेट में समय समय पर नए नियमों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें खेल की गुणवत्ता लगातार सुधार होती रहे। इसी क्रम में खेल पंच निर्णायक पुनरीक्षण प्रणाली को अपनाया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिकेट के खेल के अंपायर के निर्णय को चुनौती दी जाती है। खेल के दौरान अगर अंपायर कोई निर्णय लेता है तो यह निर्णय जिस टीम के विरुद्ध लिया जाता है वह टीम इस निर्णय के विरुद्ध थर्ड अंपायर से इस निर्णय की समीक्षा के लिए कर सकती है। थर्ड अंपायर होता है। थर्ड अंपायर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर सही निर्णय देता है। अंपायर के निर्णयों की समीक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? हाक आई तकनीकी।
इसका उपयोग थर्ड अंपायर द्वारा तब किया जाता है जब अंपायर द्वारा किसी बल्लेबाज को NBW आउट दिया जाता है। यह एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है, हॉट स्पॉट तकनीकी। इस तकनीकी में इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इस तकनीकी से यह पता चलता है कि जिस जगह गेंद गिरती है वह जगह सफ़ेद हो जाता है तथा और बाकी सभी जगह काला दिखाई देता है। इस तकनीक से पता चलता है कि गेंद बल्लेबाज के पैड पर लगी है या नहीं, बैट पर लगी है या बैट पर, पैड पर लगी है बैट पर। रियल टाइम सिनेकोमीटर यह एक ध्वनि संवेदक एवं कंप्यूटर ग्राफिक पर आधारित प्रणाली है। इसमें गेंद की आवाज़ को सुनकर फैसला लिया जाता है कि गेंद बल्लेबाज के बैट या पैड पर लगी है। कुछ बल्लेबाज अपने बल्ले पर सिलिकॉन टेप का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन ऊष्मा का कुचालक है। जब गेंद बल्ले के उस हिस्से पर स्पर्श करती है जहां सिलिकॉन टेप चिपका होता है तो उस स्थान से कम ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा की यह अल्प मात्रा हॉट स्पॉट तकनीकी में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत होती है। ये सब दोस्तों क्रिकेट में उपयोग किया जाता है। अगला 16वां प्रश्न है दोस्तों, अंगुलिक हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? उसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है? अंगुलिक हस्ताक्षर का प्रमुख विविध अंतस्थ विशेषताएं बताइए। अंगुली हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भेजे गए किसी भी संदेश या दस्तावेज का सत्यापन को प्रमाणित करता है कि यह संदेश या दस्तावेज किस व्यक्ति ने भेजा है तथा यह संदेश या दस्तावेज बदला हुआ नहीं है। यह एक तकनीक है जिससे हम किसी भी दस्तावेज की सच्चाई जान सकते हैं। अंगुली हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण का अर्थ है प्रवेशक केवल उस अद्वितीय कुंजी को जानता है जिसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संबद्ध है। अगला है डिजिटल हस्ताक्षर की मुख्य विशेषताएं। कागजी कार्रवाई के बोझ से छुटकारा, परंपरागत हस्ताक्षर से बेहतर सुरक्षा, इसमें सामग्री से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यह दस्तावेज के निर्माता के बारे में जानकारी देता है और इस प्रकार प्रवेशक की प्रमाणित करता है। ऑनलाइन होने के कारण दस्तावेज तक पहुँच आसान होता है, ज़्यादा सटीक एवं तीव्र होता है। दूसरी में बी है दोस्तों, 3D आयाम 3D मुद्रक तकनीकी किस प्रकार कार्य करती है? इस तकनीकी का लाभ और हानियाँ सुनिश्चित की। 3D आयाम 3D मुद्रण तकनीकी कंप्यूटर आधारित तकनीकी है। इसमें वस्तुओं में त्रिआयामी नमूनों का निर्माण किया जाता है, 3D में निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक वास्तविक वस्तु अर्थात आकृति और आकार का 3D स्कैनिंग के माध्यम से एकत्र किया जाता है, फिर योजक परत प्रक्रिया में नियोजित किया जाता है जहां सामग्री की परत दर परत अलग अलग आकृतियों में रखी जाती है, यानी इसमें एक चबूतरा का निर्माण होता है। 3D प्रिंटिंग में प्रयुक्त प्रिंटर योगात्मक निर्माण तकनीकी पर आधारित होता है। 3D आयामी तकनीकी की लाभ एवं हानियाँ। लाभ है इसमें निर्माण की लागत कम होती है। इस तकनीकी में मानव अंग भी निर्मित किए जा सकते हैं। मरीज के स्वयं के कोशिश का उपयोग करके व्यक्तिगत कृत्रिम अंग का विकास किया जाता है 3D से दोस्तों। और बड़े बड़े कारखानों के स्थान पर अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु का उत्पादन व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है। हानियाँ क्या है? इसका उपयोग खतरनाक हथियारों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक महंगा है। इसमें आमतौर पर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है। अगला है दोस्तों 17वां, FRP मिश्रित पदार्थ क्या होता है? उनका उत्पादन कैसे होता है? विमानन और कार उद्योग में उनके उपयोग की विवेचना कीजिए। 100 शब्दों में 5 अंक। फाइबर प्रबलित प्लास्टिक एक मिश्रित सामग्री है जो फाइबर के साथ प्रबलित बहुलक मैट्रिक्स से बनी है। इसमें कांच, कार्बन, आयमिड, बेसाल्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसमें कागज, लकड़ी, एस्बेस्टस इत्यादि सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कहाँ किया जाना है। FRP से विनिर्माण की 2 अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल हैं। जिस प्रक्रिया में 2D 3D अभिविन्यास में रेशेदार सामग्रियों का निर्माण होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रेशेदार पदार्थ ढलाई और के दौरान मैट्रिक्स के साथ बंध जाते हैं। विमानन और कार उद्योगों में उपयोग। यह पदार्थ बेहद हल्का एवं मजबूत होने के कारण विमानन और कार उद्योग में किया जाता है। इसे विभिन्न डिजाइनों में ढालने भी आसान होता है। इसमें जंग
प्रतिरोधकता की क्षमता होती है। निर्माण की प्रक्रिया आसान एवं कम खर्चीली है। ये वाहनों की दुर्घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा करता है। 7वां, जल पुष्टि पोषणीय नदी। जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? वह किसी अन्य जल विद्युत परियोजना से किस प्रकार भिन्न हो सकती है? जल पुष्टि पोषित नदी दोस्तों, जल से भरपूर नदी जल विद्युत। जल पुष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना ऐसी विद्युत उत्पादन परियोजना होती है जिसमें नदी के प्रवाह को रोका नहीं जाता है, या ऐसी नदियों में जल विद्युत उत्पादन उसी समय होता है जब नदियों में किसी भी माध्यम से जल प्रवाहित होता है, बहता है, और इन नदियों में जल वर्षा अथवा बर्फ के पिघलने के कारण होता है। जल पुष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना अन्य विद्युत परियोजनाओं से भिन्न प्रकार की होती है। इसमें दोस्तों रोकने की जरूरत नहीं है, बस लगा दीजिए, जल बह रहा है वहीं पर। जल विद्युत पोषित नदी जल विद्युत परियोजनाओं में कोई जलाशय का निर्माण नहीं किया जाता है और न ही जल के प्रवाह के मार्ग में मोड़ा जाता है, जबकि अन्य जल विद्युत परियोजना में बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। अन्य जल विद्युत परियोजना में सतत विद्युत का उत्पादन होता रहता है, जबकि इसमें पुष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन बाधित हो सकता है। अगर दोस्तों पानी नहीं बह रहा है तो नहीं बनेगा। अन्य जल विद्युत परियोजनाओं की लागत बहुत अधिक होती है। हाल ही में चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हिस्से पर जल पुष्टि पोषित नदी परियोजना विकसित कर रहा है। अगला 8वां, विपदा पूर्व प्रबंधन। विपदा से पहले ही जो प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बातों पर ध्यान देंगे? विपदा अथवा आपदा के से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक अथवा मानव जनित उन घटनाओं से है जिसमें जान माल की हानि होती है। आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशील व जोखिम निर्धारण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम आपदा से संबंधित सभी पहलुओं का विभिन्न स्तरों पर आकलन करते हैं। इससे यह फायदा होता है कि जान माल की हानि कम से कम होती है। विपदा पूर्व प्रबंधन के तहत मानव बल को प्रशिक्षण करना, मानव जो है उसे प्रशिक्षित करना, उचित मूल्यांकन करना, लोगों को इससे जुड़ी विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना इत्यादि शामिल है। विपदा प्रबंधन प्रणाली के मुख्य बिंदु क्या है? विपदा में जो है क्या प्रबंधन करना है? संचार आपदा प्रबंधन में अत्यधिक उपयोगी होता है। संचार मतलब बताना। संचार माध्यम के माध्यम से जागरूकता, प्रचार प्रसार तथा आपदा प्रक्रिया के समय सूचना व्यवस्था काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। कुशल नीति बनाने हेतु विभिन्न संगठनों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आधुनिक एवं परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर एक बेहतर रणनीति शामिल है। आपदा की जगह से लोगों को बाहर निकालने तथा उन्हें पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में जुड़े जोखिमों का उचित मूल्यांकन करना और इसके अनुसार प्रबंधन करना। आपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उचित व्यवस्था करना। क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की प्रशिक्षण करना तथा समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना। बुनियादी संरचना को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि आपदाओं के समय जोखिम की कम किया जा सके। 19वां, अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की हाँ या नहीं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अवैध खनन दोस्तों बिना जानकारी का सरकार के पृथ्वी के आंतरिक व भागों में धातुएं, अयस्क, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। जब बिना सरकार या राज्य की मंजूरी के कहते हैं। अवैध खनन कई रूपों में खनन कानून का उल्लंघन करना खनन कार्य किया जाता है। इसे अवैध खनन कहते हैं। अवैध खनन कई रूपों में राष्ट्र को क्षति पहुंचाता है। अवैध खनन के सार्वजनिक और सरकारी स्तर पर कई परिणाम होते हैं। इसमें सरकार को राजस्व क्या क्षति होती है, पैसे का नुकसान। इसमें पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर खनन कार्य किया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अवैध रेत खनन के कारण नदियों की परिस्थितियों का संतुलन जो है वो बिगड़ना चालू हो जाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। राजस्व की हानि के कारण, पैसे की हानि के कारण सरकार समावेशी विकास से संबंधित नीतियों से ज़्यादा धन नहीं दे पाती है। अवैध खनन के परिणाम स्वरूप अनाधिकृत व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, जो किसी क्षेत्र, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में विनाशकारी व विभाजनकारी होती है। खनिजों के लिए देश में कोयले के क्षेत्र को हाँ या नहीं कि क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रणनीति केंद्रीय कोयला मंत्रालय तथा वन पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2010 में संयुक्त राष्ट्र रूप से नई प्रणालियाँ
बनाई जिसमें कोयला संभावित क्षेत्र को हाँ या नहीं, मतलब बेचना, सरकार जो है बेचना चाहती है कि नहीं, चाहे अवैध खनन के रूप में चिन्हित किया गया है। मंत्रालय ने कोयला ब्लॉक को ए नहीं बी हाँ श्रेणी में, मतलब ये जगह खनन हो सकता है, बी में नहीं हो सकता है, वर्गीकृत किया। कोयला मंत्रालय ने 10% से अधिक भारतीय वन आवरण या 30% से अधिक सकल वन आवरण वाले कोयला क्षेत्रों को श्रेणी ए यानी नहीं में रखा है, जबकि अन्य क्षेत्रों को श्रेणी बी यानी हाँ वाले श्रेणी में रखता है। बी में खनन कार्य की मंजूरी देने की बात की गई है। वर्गीकरण का पहल आधार पर्यावरणीय मानक कानून व पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण देते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भारत में खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या वैधानिक प्रावधान है। भारत की राष्ट्रीय जल नीति क्या है दोस्तों? गंगा नदी का उदाहरण देते हुए बताना है और नदी के प्रदूषण का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, और खतरनाक जो पदार्थ नदियों में जाते हैं उन्हें रोकने का क्या प्रयास किया जा सकता है। सितंबर 1987 में जल संसाधनों की योजनाबद्ध दोहन एवं बेहतर अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। वर्तमान में जल के अत्यधिक उपयोग, दिन प्रतिदिन इसकी घटित मात्रा एवं बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय जल नीति 2012 को क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि जल के उपयोग और आवंटन में समानता और सामाजिक न्याय का नियम अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, जल के उपयोग और आवंटन के समानता, सामाजिक न्याय व नियम अपनाया जाना चाहिए। जल जीवन आजीविका, खाद्य सुरक्षा, निरंतर विकास का आधार है। गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण भारत सरकार और जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा नदी के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद्य तक कारखाने लगे हुए हैं। सरकार ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया है। इसके अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया है, जिसमें शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन के उपरांत अपशिष्टों को नदी में छोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। प्रदूषण को दूर करने के उपाय में गंगा कार्य योजना 1985, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 तथा नमामि गंगे योजना 2014 को क्रियान्वित किया गया है। इन योजनाओं के कारण गंगा नदी के प्रदूषण में कमी आई है। इसके फायदे को देखते हुए इन योजनाओं को दूसरी नदियों में भी लागू किया जाना चाहिए। अगला, नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए उनमें स्रोतों में आने वाले जल को पहले इसमें मौजूद अपशिष्टों को, जो गंदगी है, उसको बाहर निकाला जाए। इसके बाद हमें नदी में प्रवाहित किया जाना चाहिए। भारत खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घातक अपशिष्टों के प्रबंधन एवं विनियमन का प्रावधान लाया है। इसमें अपशिष्टों के वर्गीकरण करना, बांटना, उसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट जो है उनको प्रबंधन और निष्पादन अधिनियम 1989 लाया गया है, जिसमें 2000 में संशोधन किया गया। इसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन निगरानी अधिनियम 2008, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2011, जैव उपचार अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 1998 इत्यादि। 21वां लास्ट, अवैध धन हस्तांतरण देश की आर्थिक प्रमुखता के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम होती है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अवैध धन मतलब दोस्तों, अरे यार इसमें कितना प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अवैध धन का मतलब क्या होता है दोस्तों? काला धन, नशीले पदार्थों के व्यापार, भ्रष्टाचार, लेखांकन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के जरिए प्राप्त किया जाता है अवैध धन। और इसी धन को वैध धन में बदलने की प्रक्रिया अवैध धन हस्तांतरण कहलाता है। अवैध धन को देश की वित्तीय व्यवस्था में एकीकरण कर लिया गया है और इस तरह अवैध धन वैध धन प्रतीक होने लगता है। यह देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा जोखिम होता है। इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और इस कारण मानव विकास की गतिविधि धीमी हो जाती है। यह देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है। इससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अवैध धन हस्तांतरण के कारण आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद इत्यादि जैसी समस्याएं विकराल रूप से धारण कर रही हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने की प्रक्रिया को अवैध धन हस्तांतरण तो
हतोत्साहित करता है। अवैध धन दोस्तों हस्तांतरण, इस खतरे से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। भारत ने अवैध धन हस्तांतरण को रोकने के लिए वर्ष 2002 में धन शोधन रोकथाम अधिनियम पारित किया और इसमें वर्ष 2012 में संशोधन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को KYC किया जाना अनिवार्य किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 संसद में पारित किया गया। अवैध धन हस्तांतरण के बारे में जागरूकता आम लोगों में फैलाई जानी चाहिए। देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे जुड़ी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। एक मजबूत कानून व्यवस्था के साथ भारत को अपनी सीमा प्रबंधन को मजबूत कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, बस एक दो प्रश्न और है। सामाजिक संजाल स्थल सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उल्लंघन प्रस्तुत कीजिए। कि सुरक्षा उल्लंघन क्या है दोस्तों, सुरक्षाओं का क्या सुरक्षा जरूरी है। चलिए, सामाजिक संस्थान स्थल इंटरनेट के जरिए लोगों से जुड़ने तथा अपने विचार आदान प्रदान करने का माध्यम है। आज युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता अपने आप पर अपने चरम पर है। इसके अलावा बुजुर्ग, बच्चे और सामाजिक संस्थान स्थल का प्रयोग कर रहे हैं। सामाजिक संजाल स्थल के उदाहरण फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन इत्यादि है। सामाजिक संजाल स्थल की पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जहां इसके उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये साइटें बहुत से व्यक्तियों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं। इनके कई फायदे हैं, लेकिन साइबर आतंकवाद, धोखाधड़ी, हिंसा फैलाने वाली घटनाओं का भी अंजाम दे रही हैं। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक रिपोर्ट 2013 के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार उभरने के जोखिम एक हैं। सामाजिक संजाल स्थल से कुछ सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं जो निम्न हैं। साइबर आतंकवाद, यह सामाजिक संजाल स्थल के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में आतंकवादी इनका उपयोग आपस में तालमेल और नफरत फैलाने के लिए करते हैं। उग्रवादी विचारधाराओं का प्रचार एवं नए युवाओं की भर्ती इसके माध्यम से की जाती है। धोखाधड़ी, इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी जैसे मामले अंजाम दिए जाते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द तथा हिंसा भड़काने के लिए फर्जी अफवाहें फैलाई जा रही है। उपयोगकर्ता से संबंधित गोपनीय सूचनाएं चोरी कर इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों को हैकिंग किया जा सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 23वां प्रश्न, कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार को आप इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, युद्ध, साइबर वारफेयर से क्या समझते हैं। भारत ऐसे निज खतरों से प्रति संवेदनशील है। उनकी रूपरेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को स्पष्ट कीजिए। किसी राज्य, संगठन, व्यक्तियों इत्यादि की गतिविधियों को बाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए सूचना प्रणाली पर जानबूझकर हमला करना दोस्त सूचना प्रणाली साइबर युद्ध कहलाता है। साइबर युद्ध इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से लड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा युद्ध को आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं, क्योंकि आतंकवादी सीमित मात्रा में जनधन की हानि पहुंचाते हैं तथा इनका चेहरा दिखाई देता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां निपटने में सक्षम होती हैं। लेकिन वर्तमान में जो साइबर युद्ध है, एक मिनट दोस्तों अभी सही हो जाएगा। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश इंटरनेट तथा कंप्यूटर जैसे विभिन्न स्थलों से जुड़े हुए हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन के विभिन्न कार्य इन्हीं माध्यमों से होते हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, बैंकिंग, शेयर मार्केट इत्यादि इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम युद्ध के जरिए कोई व्यक्ति संस्था किसी भी देश के समूचे तंत्र को तहस नहस कर सकता है तथा आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। भारत साइबर हमलों से बहुत सुरक्षित नहीं है। भारत ने वर्ष 2004 में साइबर हमले को सामना किया था। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित बैंकिंग, यातायात, अंतरिक्ष सुरक्षा इत्यादि व्यवस्थाएं विभिन्न खतरे के प्रति संवेदनशील हैं। साइबर हमलों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया टीम सर्ट-इन बनाई है। विश्व के विभिन्न देशों के साथ इससे जुड़े मुद्दों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार ने साइबर हमलों को देखते हुए इसकी सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013 बनाई। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIP)
बनाई हुई। साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौशल तथा प्रशिक्षण के माध्यम से इन हमलों के निपटने के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब अगला 24वां, भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी 5वीं सूची के कार्यान्वयन न करने से वामपंथी पक्ष में चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए 200 शब्दों में दर्शन। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 244 वन अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित है। समझ रहे हैं? 5वीं अनुसूची आदिवासी समुदाय से जनजाति समुदाय से अनुच्छेद के अनुसार किसी क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित क्षेत्र एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के एक अधिसूचित आदेश द्वारा होता है, उस राज्य की एक अधिसूचना के द्वारा होता है। 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है। राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है। 5वीं अनुसूची उपबंधित प्रशासनिक तथा राजकीय नियंत्रण असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM दोस्तों, ए से असम, टी से AM से मेघालय, टी से त्रिपुरा, M से मिजोरम, AMTM राज्यों में लागू नहीं होता है दोस्तों। कौन सी 5वीं अनुसूची? इसमें दोस्तों लागू नहीं होता है। इन चारों राज्यों के अलावा भारत के किसी भी राज्य में 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान को लागू हो सकता है। वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में यह लागू है। 5वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों को कार्यान्वित न करने के कारण भारत के कुछ राज्यों में वामपंथ पक्ष का प्रभाव बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन राज्यों में वामपंथी आंदोलन ने एक विकराल रूप ले लिया है। वामपंथी आंदोलन का प्रभाव इन क्षेत्रों में इतना बढ़ गया है कि एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। इन क्षेत्रों का विकास काफ़ी अवरुद्ध हुआ है। लोगों का शैक्षिक स्तर पर निम्न बन गया है। आय विषमता काफ़ी बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में सरकार विरोधी भावना आ गई है। इस क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी नहीं हो पा रहा है। सरकारी योजनाएं भी लागू नहीं हो पा रही हैं। वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 पारित किया है ताकि इनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। इन समुदायों के अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई है। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित राज्यों के राज्यपाल जो है प्राप्त होने वाली वार्षिक रिपोर्ट को महत्व देने के साथ इसको प्रकाशित कर जनता के सामने लाए जाने की बात कही है। सरकार योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के साथ इसका लाभ जो है सभी लोगों को मिल सकता है। और 25वां प्रश्न है दोस्तों, लास्ट जो है, दक्षिण एशिया के अधिकतर देश तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती या सीमा प्रबंधन कैसे जुड़ा हुआ है? किसी भी देश को आंतरिक सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उचित प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। भारत स्थलीय तथा समुद्री सीमा से लगा हुआ है। म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका भारत के प्रमुख पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत के कुछ पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत की स्थलीय सीमा काफ़ी जटिल है। इन सीमाओं पर नदी, नाले, घने वनों, पहाड़, पठारों जैसे विभिन्न प्रकार के उच्चावच और इस प्रकार इन सीमाओं के अत्यधिक छिद्रिल स्वरूप प्राप्त है। इन सीमाओं का प्रबंधन करना कठिन कार्य है। पड़ोसी देशों द्वारा भारत विरोधी गुटों को लंबे समय से आश्रय प्रदान किया जा रहा है। जो पड़ोसी देखें, जो आतंकवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये गुट भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर पड़ोसी देशों में छिप जाते हैं। भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत तथा म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो काफ़ी जगहों पर छिद्रिल है। ये छिद्रिल सीमाएं भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को प्रभावित करती हैं। अवैध आवागमन होता है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, अवैध हथियारों की तस्करी होती है, घुसपैठ संबंधी गतिविधियाँ, अलगाववादी समूहों की सक्रियता, जाली नोटों की तस्करी। भारत म्यांमार सीमा भारत के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसका मुख्य कारण यहाँ मौजूद भौगोलिक स्थिति और इसके अलावा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की एक ही निर्जातीय समूहों से संबंधित होना। तो ये था दोस्तों, लास्ट हो गया ख़त्म दोस्तों। अब हम देखेंगे कल 2014 का पेपर 3 मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें दोस्तों। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।